दोस्तों, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो एक न्यूज़ आपने बार बार आपकी नज़र से गुजरी होगी कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया, रुपया डॉलर के मुकाबले में गैर मुस्तहकम हो गया। आखिर दोस्तों, डॉलर के रेट का रुपए के साथ क्या ताल्लुक है? इंटर मार्केट और ओपन मार्केट क्या होती हैं? इसहाक डार ने डॉलर की प्राइसेस को आर्टिफिशियल तौर पे कैसे कंट्रोल किया था? हाफिज साहब ने जब बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की तो उसके बाद जो है डॉलर का रेट नीचे कैसे आ गया? डॉलर के रेट बढ़ जाने से एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं हारिस राना और मैं आपको कहता हूं स्ट्रेट थिंकर में खुशामदीद। दोस्तों, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। तमाम ममालिक को ग्लोबल ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। लेकिन इस सारे खेल में एक कमी है, वो ये है कि जो डॉलर है वो अमेरिका ही प्रिंट कर सकता है। बाकी तमाम ममालिक को डॉलर प्रिंट करने की इजाज़त नहीं होती, दूसरे ममालिक को डॉलर अर्न करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपके जहन में अब एक सवाल होगा कि डॉलर कंट्रीज़ कैसे अर्न करते हैं? तो उसके 6 मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सपोर्ट का, कि एक जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट के ज़रिए अपनी जो कमोडिटीज़ होती हैं, अशिया होती है, उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त करती है, तो उसके एक्सचेंज के अंदर वो डॉलर को हासिल करती है। दूसरा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो किसी भी बिज़नेस वेंचर का स्टार्टअप के लिए उस कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ज़रिए मुबादला के ज़खायर उस कंट्रीज़ के आते हैं। तीसरा मेन जो सोर्स है डॉलर अर्न करने का वो है रेमिटेंस का। जब किसी भी लोकल कंट्री के जो लोग हैं वो अब्रॉड जाके वहाँ लेबरिंग करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर है अपनी लोकल कंट्री में भेजते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। चौथा तरीका है इंटरनेशनल टूरिज़्म इंडस्ट्री का, कि बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो सैर व तफरी के लिए जब किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो अपने साथ वो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की एक बहुत बड़ी जो मिकदार ज़खायर होते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। पांचवा तरीका है वो है बोरिंग का। जो कंट्रीज़ होती है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े पैमाने में बोरिंग करती है, जिससे उसके पास फ़ौरन ज़रिए मुबादला के ज़खायर आते हैं। छठा तरीका है वो है स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो किसी भी लोकल करेंसी में अगर तालीम हासिल करने के लिए जाएँ तो वो अपनी फ़ीसें जो हैं वो डॉलर की शक्ल में पे करते हैं। तो इन 6 तरीक़ों के ज़रिए कोई भी जो कंट्री है वो डॉलर हासिल करता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है वो डॉलर की एक अच्छी खासी एकोमोलेशन ज़खायर अपने पास मौजूद रखता है, जिसे हम ज़रिए मुबादला के ज़खायर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं। ये फॉरेन रिजर्व्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ करने के काम आते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल तजारत के साथ कितने अरसे तक जुड़ा रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके पास फॉरेन रिजर्व्स का कितना ज़ख़ीरा, कितना साइज़ मौजूद है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब आपके मुल्क की जो लोकल करेंसी है किस रेट पे इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में एक्सचेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे 1972 के अंदर 4 पाकिस्तानी रुपए $1 के मुकाबले में थे, तो शरह निस्बत थी 1:4। सितंबर 2023 के अंदर 307 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल था $1, तो शरह निस्बत जो थी वो 307:1 की थी। इसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज रेट की 2 किस्में होती हैं, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोस्तों, फिक्स एक्सचेंज रेट ये होता है कि जब किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो ऐलान कर देता है कि हम एक ख़ास रेट के ऊपर डॉलर का इस लोकल करेंसी के साथ तबादला करेंगे। ये हुकूमत की जानिब से एक रेट होता है, इसके अंदर ओपन मार्केट की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसको हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। दूसरी जो इसकी किस्म है वो है फ्लोटेड एक्सचेंज रेट। दोस्तों, फ्लोटेड एक्सचेंज रेट के अंदर जो डॉलर की प्राइस है, किसी भी करेंसी की प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड जो मार्केट फोर्सेस होती है उसके ज़रिए डिटरमिन करते हैं। तो ये है एक्सचेंज रेट की 2 किस्में। दोस्तों, यहाँ अब आप सवाल करते हैं कि ओपन मार्केट में इंटर मार्केट रेट में क्या फ़र्क होता है? इंटर मार्केट के अंदर जब बैंक आपस में डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसको हम इंटर बैंक मार्केट रेट कहते हैं। ओपन मार्केट के अंदर ये होता है कि जब किसी भी मार्केट के अंदर जो करेंसी एक्सचेंजर बैठे होते हैं वो किस शरह के ऊपर आपको आपके साथ रुपए का डॉलर के साथ कन्वर्जन करते हैं, तो उसको हम ओपन मार्केट रेट कहते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए ये बेहतर है कि इंटर मार्केट रेट और ओपन मार्केट का जो रेट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। अगर ओपन मार्केट का रेट और इंटर मार्केट के रेट के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इससे ब्लैक इकॉनमी जो है वो इससे ब्लैक इकॉनमी की ग्रोथ होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई रिलेटिव है वो अमेरिका गया है या अब्रॉड गया है, वो आपको डॉलर भेजना चाहता है, तो इंटर बैंक में $1 जो है वो 250 रुपये का है
और ओपन मार्केट में वही डॉलर जो है वो 270 रुपये का है। तो वो आपको जो रिलेटिव जो बाहर से आपके लिए पैसे भेज रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ओपन मार्केट का रेट को ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको 270 रुपये मिल रहे हैं, जबकि इंटरबैंक जो है वो 250 रुपये उसको ऑफर कर रहा है। तो इसके लिए वो बैंक के जरिए लीगल चैनल के थ्रू पैसे भेजने से ज़्यादा जो है हवाला हुंडी या रेफरेंस के जरिए जो है वो पैसे भेजने को ज़्यादा प्रेफर करेगा। इससे जो है ब्लैक इकॉनमी जो ग्रो करती है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो बेहतर हो सकता है लेकिन जो मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी है उस पर इसके बहुत बुरा असर होता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डॉलर की प्राइस है वो आर्टिफिशियल तौर पर हाई कैसे हो जाती है। दोस्तों, जो मुख्तलिफ लोग हैं या मुख्तलिफ बैंक हैं वो डॉलर को वहाँ डॉलर की प्राइसेस के ऊपर सट्टा खेलते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर डॉलर की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। इस अजम्पशन को सच मानते हुए अपनी सेविंग्स को जो रुपए में होते हैं उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं वो डॉलर में, जिससे जो डॉलर की प्राइस है वो हाई हो जाती है। और कुछ लोग डॉलर को इसलिए ख़रीद लेते हैं कि डॉलर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ करने लग जाती है। तो इस तरीके से एक सर्कल शुरू हो जाता है, और ये जो सर्कल होता है ये सिर्फ एक फॉल्स अजम्पशंस की बेस के ऊपर होता है कि फ्यूचर में जो डॉलर की प्राइस है वो इंक्रीज़ करने वाली है, तो इससे डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। दोस्तों, यहाँ बात समझने वाली है, यहाँ डॉलर को जो लोग जो हैं डॉलर को वो एक करेंसी के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जिससे वो प्रॉफिट हासिल करना चाहते होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब इसाक डार पाकिस्तान आए थे तो उसने कुछ 8 मुख्तलिफ बैंकों पर फाइन आयद किया था, जिन्होंने इस कन्वर्जन रेट से, इस मैनिपुलेशन की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का टीका लगाया था। एक अंदाजे के मुताबिक 8 मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों ने 27 अरब 80 करोड़ रुपए का मुनाफा इस तरीके से डॉलर की खरीदो फरोख्त से हासिल किया था। अब सवाल पैदा होता है कि जो इसाक डार थे, जिन्हें लीडिंग एक्सपर्ट कहा जाता है डॉलर को कंट्रोल करने का, वो डॉलर को कैसे कंट्रोल करते थे। दोस्तों, इसाक डार जो थे वो स्टेट बैंक के जरिए मार्केट में इंटरवेन करते थे। जैसे ही डॉलर की प्राइस में, डॉलर की डिमांड में इजाफा होता था तो स्टेट बैंक जो था वो डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता था। सप्लाई बढ़ जाने की वजह से जो डॉलर की प्राइसेस थी वो नीचे आ जाती थी और रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो जाता था। इस वजह जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, या इससे पहले जब 90s के अंदर PMLN की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन इस तरीकाकार से डॉलर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी मुल्क के पास अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व्स का मौजूद होना ज़रूरी है, तभी वो डॉलर की प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर शॉर्ट टर्म में तो पॉलिसी अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर ये बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर के बढ़ जाने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए भी बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जो इंपोर्ट होती है तो उसके लिए हमें अपना बहुत सा डॉलर जो है वो खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की जो सबसे बड़ी पेमेंट होती है वो होती है IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। जो बिजली पैदा करने के कारखाने हैं उनको जो पेमेंट की जाती है वो डॉलर में की जाती है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की प्राइसेस है वो बराह रास्त कनेक्टेड है डॉलर की प्राइसेस के साथ। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली पैदा की जाती है वो 65 से 70% जो बिजली है वो इम्पोर्टेड ऑयल पर की जाती है। और इम्पोर्टेड ऑयल, जाहिर सी बात है, उसके लिए आपको डॉलर स्पेंड करना पड़ता है। इसलिए अगर जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की प्राइस हाई होती है तो आपके जो ऑयल है वो भी महंगा हो जाता है, और जिससे बिजली जो पैदा होती है वो भी महंगी बिजली होती है। डॉलर के बढ़ जाने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑयल की कमोडिटी है प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करने के लिए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरे का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है एनर्जी का, वो सब उसकी जो सप्लाई चेन है वो बराह रास्त जो कनेक्टेड है वो डॉलर की प्राइस के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो पूरे का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस की सप्लाई चेन है वो इफेक्ट होती है, और इसके इफेक्ट होने से एक आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर होती है। आप हाल ही में रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस पाकिस्तान में देखने को आया, इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है कि डॉलर की प्राइसेस हाई है, जिसकी वजह से महंगा तेल मंगवाया जाता है और महंगी बिजली पैदा की जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनके रेट्स भी हाई हो चुके हैं। उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट ये होता है कि पाकिस्तान को जो अपनी पेमेंट्स करनी होती हैं, जो बैरूनी अदायगियाँ करनी होती है, वो भी डॉलर के अंदर ही करनी होती हैं। इस वजह से अगर जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में गैर मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान को अरबों रुपये ज़्यादा इजाफी अदा करने पड़ेंगे।
तो कुछ दोस्तों के जहन में अब ये सवाल पैदा हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो इतना हाई क्यों हो गया और रुपया इतना नीचे क्यों गिर गया। तो इसकी दोस्तों मल्टीपल रीजंस है, लेकिन इसके कुछ मेन रीजंस हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जो है एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हाफ है अपने इम्पोर्ट के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। इसकी जो दूसरी रीज़न है वो है पाकिस्तान चूँकि शुरू से एक वॉर इकॉनमी रहा है। अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान से अपना इनखला किया तो जाहिर सी बात है जो नेटो के ममालिक और एनजीओज़ थी और अमेरिका की जो तमाम फ़ौज थी वो भी अफ़गानिस्तान से चली गई हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर $2 ट्रिलियन की जो थी वो सरमायाकारी की थी। अमेरिका के अफ़गानिस्तान में होने की वजह से डॉलर की स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाता था, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की सप्लाई थी वो थोड़ी अप थी, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस कम रहती थी। लेकिन अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अब इसका उल्टा अमल, रिवर्स अमल शुरू हो गया है। वहाँ तालिबान की हुकूमत आ गई है और अब अफ़गानिस्तान से डॉलर पाकिस्तान आने के बजाय पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग के ज़रिए अफ़गानिस्तान जा रहा है, जिसकी वजह से जो डॉलर की प्राइसेस हैं वो मार्केट में इतनी ज़्यादा हाई हैं। इसकी दोस्तों जो तीसरी बड़ी रीज़न है वो है स्टेट बैंक को IMF के माहिदे के बाद जो है बिल्कुल ऑटोनोमस कर दिया गया है, वो एक खुद मुख्तार इदारा बन गया है, जिसकी वजह से जो स्टेट बैंक है वो अब डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, बल्कि जो मार्केट की फोर्सेस हैं, सप्लाई और डिमांड है, वो डॉलर की प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा मार खा रहा है। सितंबर 2023 के अंदर डॉलर जो है वो 300 रुपया क्रॉस कर गया है पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में। ऐसे में एंट्री होती है एंग्री यंग मैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की। 4 सितंबर को जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करते हैं, जिसके अंदर वो ऐद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी है उसको रिवाइव किया जाएगा। वो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो स्मगलिंग हो रही है इसका मुकम्मल खात्मा करेंगे। उन्होंने ये भी ऐद किया कि ईरान से आया हुआ 1 लीटर पेट्रोल भी जो है वो कराची में फ़रोख्त नहीं होने देंगे। दूसरा, उन्होंने सऊदी अरब जो है वो विज़िट किया, जिसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब जो है इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर $25 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिससे जो डॉलर की एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर आएगी। और तीसरा जो है इन फ्यूचर कुवैत और कतर भी जो है वो फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी बड़ी सरमायाकारी करने के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। और आर्मी चीफ ने ऐलान किया था कि इन फ्यूचर जो है वो चाइना भी IT और माइनिंग के जो दूसरे शोबे हैं उसमें सरमायाकारी करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है, जिससे जो मार्केट के सेंटीमेंट थे वो तब्दील होना शुरू हो गए। लोगों ने जो डॉलर की जो प्राइस थी वो नीचे आना शुरू होगी और जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो गया है। लेकिन दोस्तों एक बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि इन तमाम ऐलानात के बाद मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज हुए हैं, मार्केट के फंडामेंटल चेंज नहीं हुए। अब ये देखना है कि हाफिज़ साहब क्या है अपने इस अहद के अंदर, अपने इस ऐलानात में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। लेकिन चांसेस, हालात और डेटा यही बताते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कोई इन फ्यूचर अच्छा शगुन नहीं है यहाँ की मिडिल क्लास के लिए, यहाँ की लोअर क्लास के लिए।